जय हिंद प्यारे बच्चों। सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अखिलेश और आज हम चैप्टर नंबर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखें प्लीज़ जाकर वहाँ पर देखिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2025 का हम रिविजन कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का। चलिए आगे हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है भाई, विभिन्न क्षेत्रों में कवकों की उपयोगिता को बताना है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ फंगी इन वेरियस फील्ड, यानी फंगस के बारे में बताना है कौन कौन से तरह से उपयोग करते हैं। आठवां क्वेश्चन है एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, इसका महत्व समझाना है। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। व्हाट इज ए सिंगल सेल प्रोटीन SCP, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है। नवा क्वेश्चन क्या है, जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया था। हाउ डू बायो फर्टिलाइजर इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सूक्ष्म जीवों को उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है, यदि हाँ तो किस प्रकार से। क्वेश्चन 2019 और 21 में पूछा गया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, इफ यस देन इज व्हाट वाई। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कवकों का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता। ठीक है, पहला क्षेत्र कवक, जो कवक होते हैं फंगस होते हैं कौन कौन क्षेत्र में उसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहला क्या है, इंडस्ट्रियल में इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, यानी कि औषधि के रूप में करते हैं। तो अनेक प्रकार के एंटीबायोटिक्स, इसका मतलब है रोगों से लड़ने वाले एंटीबायोटिक्स कवकों से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम, ये सब क्या है फंगस कवक, इनसे एंटीबायोटिक की तैयार किया जाता है। फिर क्या है उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में पहला क्या है बेकरी उद्योग। इन द बेकरी इंडस्ट्री, यानी कि मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट्स को बेकरी उद्योग बोलते हैं। कुछ ईस्ट या कुछ कवकों को आटा के साथ गूंथ कर क्या करते हैं, ब्रेड का निर्माण करते हैं, डबल रोटी का निर्माण करते हैं। फिर क्या है दूसरा भी उद्योग में, शराब उद्योग में इन द लिकर इंडस्ट्री ईस्ट तथा दूसरे कवकों में जाइमेस तथा कई ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जिनकी सहायता से कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों का क्या करते हैं, क्यूवन करते हैं और शराब का निर्माण किया जाता है। तीसरा उपयोग इसका हो सकता है औद्योगिक रासायनिक उद्योग में इन केमिकल इंडस्ट्री कई प्रकार के अम्ल तथा अन्य रासायनिक वस्तुओं का निर्माण कवकों की सहायता से किया जाता है, जैसे कि साइट्रिक अम्ल को एस्परजिलस नाइगर की सहायता से प्राप्त किया जाता है। ये सब क्या है, ये आपके फंगस से कवक हैं। चौथा क्या है, पनीर उद्योग में इन चीज इंडस्ट्री हम देख चुके हैं किस प्रकार से फंगस के उपयोग से पनीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि पेनिसिलियम कॉम्बर्टी है ना, ये सब हम पढ़े थे पढ़ने के लिए। पनीर निर्माण के समय इनका उपयोग कीवण कारक के रूप में क्या करते हैं, किया जाता है फंगस का। फिर क्या है एंजाइम्स के निर्माण में, प्रकीर्णन बनाने में, इन मेकिंग एंजाइम्स एमाइलेज एस्पेरजिलस, ठीक है ये कवक है। ठीक है, से क्या करते हैं, जाइमेज ईस्टर से प्राप्त किया जाता है। चलिए फिर तीसरा क्या है, भूमि की उर्वरता, यानी कि जो सॉइल फर्टिलिटी है इसको भी कवक क्या करते हैं, इन्हेंस करने का काम करते हैं। कई जो कवक कई सड़े गले पदार्थों का क्या करते हैं, डिकम्पोजिंग करते हैं, अपघटन करके भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। फंजाई इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय डिकम्पोजिंग मेनी रोटेन सब्सटेंसेस, ये भी एक प्रकार का काम है। फिर चौथा क्या है, अनुसंधान में रिसर्च में न्यूरोस्पोरा जैसे कई कवकों का उपयोग अनुवांशिकी एवं कई अनुसंधानों में किया जा रहा है। न्यूरोस्पोरा क्या है, कवक है जिसका उपयोग जेनेटिक्स में इसका उपयोग किया जा रहा है और बहुत सारे रिसर्च में इसका उपयोग किया जा रहा है। मैनी फंगी लाइक न्यूरोस्पोरा आर यूज्ड इन जेनेटिक एंड मैनी अदर्स रिसर्चेस। ठीक है, थोड़ा हम पास चल रहे हैं। पांचवा क्या है, कवक के उपयोग में हार्मोन्स का निर्माण भी कवकों से किया जाता है। जिब्रेलिन नामक हार्मोन्स, जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक किससे बनता है, कवक से होता है। देखो जिब्रेलिन ये पता है आप क्या है, ये प्लांट हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन्स है, इसका निर्माण कैसे करते हैं, जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक क्या करते हैं, कवक से इसका निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी देखो लगभग हमने 5 उपयोगिता पढ़ लिया कवक से। छठवा क्या है भाई, कुछ ऐसे कवक हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब काम ये है कि नाइट्रोजन को जो प्लांट होते हैं एज अ नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं लेते हैं, नाइट्रेट और नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, इसको तोड़ने का काम करता है। कुछ कवक करते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं, लेकिन अभी हम कवक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कवक कौन सा है, रोडोटूरोला, एक कवक का नाम है रोडोटूरोला। नाइट्रोजन स्थिरीकरण भूमि की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, ये भी क्या है, कवक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या करते हैं, मेनी फंगी लाइक रोडोटूरोला इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय द फिक्सिंग नाइट्रोजन।
ये भी काम है। ये क्वेश्चन है एकल कोशिका प्रोटीन, क्या इसको कभी आपने पढ़ा है? ठीक है, या कभी आपके सर लोग पढ़ाए हैं आप लोगों को? अच्छा, नहीं पढ़ाए हो तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, इसका महत्व आपको बताना है। ये क्वेश्चन जरूरी पूछा गया था, चलिए समझते क्या होता है एकल कोशिका प्रोटीन। इसको हम SCP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर कहीं एग्जाम में पूछ दे कि SCP का पूरा नाम लिखिए तो आप कहेंगे सिंगल सेल प्रोटीन, SCP। इसको याद रखेंगे अगर सिंगल फॉर्म में, SCP। अब क्या है, पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों में से एक एकल कोशिका प्रोटीन है। किसके लिए? पशुओं के लिए। और मानव के जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, हमको पता है कि हमको चाहिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वैसे चाहिए फैट चाहिए, तो इसमें हम प्रोटीन को चाहिए हमको। ठीक है भाई, तो पशु और मानव के पोषण के लिए प्रोटीन के और कौन से सोर्स हो सकते हैं हमारे अनाज के अलावा? ठीक है, सपोज कीजिए भाई हमको अनाज से मिलता है, हमको मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी एक उसकी जीव हैं जिनसे हमको प्रोटीन मिल जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं वैकल्पिक सोर्स, यानी कि अल्टरनेटिव सोर्स। मेन सोर्स हमको पता है कि हमको क्रॉप से मिल जाती है मिलने के लिए, जो सीरियल से हमको मिल जाती है मिलने के लिए, लेकिन इसके अल्टरनेट और क्या हो सकता है? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को प्रोटीन के अच्छे सोर्स के रूप में बड़े पैमाने में उत्पादन किया जा रहा है। किसको? सूक्ष्म जीव। किसका मतलब ये है कि सूक्ष्म जीव प्रोटीन के रूप में भी काम करते हैं। ये देखिए, इसी को कहते हैं एकल कोशिका प्रोटीन। सूक्ष्म जीव जनरली कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। इस सेल का हम अगर यूज करते हैं किसके? प्रोटीन के रूप में, इसको बोलते हैं SCP, सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। बहुत सिंपल सा है। वास्तव में अधिकांश लोगों द्वारा, जैसे कि मशरूम भी क्या है? भोजन के रूप में खाए जाने लगे हुए हैं। चलिए, सूक्ष्म जीव जैसे कि स्पाइरुलाइना में प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन की क्या होती है? प्रचुर मात्रा होती है। इसका उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण को भी कम करने में करते हैं। देखो कितना कुछ काम आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक हम सिर्फ पढ़ते आए थे कि सूक्ष्म जीव का केवल मतलब होता है बीमारी फैलाना, बीमारी कॉज करना, ठीक है, रोग पैदा करना। लेकिन इस अध्याय के थ्रू हमने ये जाना कि नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे रोल हम मानव कल्याण में कर सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव एक है स्पाइरुलाइना, इससे प्रोटीन मिलता है हमको, मिनरल्स मिलते हैं, फैट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, विटामिन भी हमको अच्छे मात्रा मिलते हैं। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल के जो पॉल्यूशंस है उसको भी क्या कर डिक्रीज करने का भी काम करता है। तो ये है सिंगल सेल प्रोटीन, एकल कोशिका। ठीक है, इसका ये महत्व है। सूक्ष्म जीव जैसे कि है मिथाइलोट्रोपस। ये क्या है? एक प्रकार का सूक्ष्म जीव का नाम है मिथाइलोट्रोपस की वृद्धि तथा बायोमास उत्पादन की उच्च दर में संभावित 25 टन की प्रोटीन उत्पन्न कर सकते हैं। देखो कितना मात्रा, 25 टन प्रोटीन, इतना हाई प्रोटीन हम इसको उत्पादन कर सकते हैं। चलिए, यही बात को इंग्लिश में लिखा है अल्टरनेटिव में। नवा क्वेश्चन क्या है? जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? क्वेश्चन किसमें पूछा गया था? बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, एक को हम देखो, फर्टिलाइजर क्या होता है? उर्वरक इसे कहें जो हम मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, उनको अच्छा करता है ताकि अच्छे से क्रॉप्स हो सके। बेसिकली हम कहें तो सॉइल के पावर को बढ़ाने का काम करता है ताकि उसमें क्रॉप अच्छे से ले सके। क्लियर है? उसको कहते हैं उर्वरक। अब ये जैव उर्वरक क्या है समझते हैं। सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर करके, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करके भूमि की उर्वरता की शक्ति को बढ़ाते हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? जैव उर्वरक कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। जिस प्रकार से जो कुछ हमने कवक देखा, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास कुछ बैक्टीरियाज हैं, स्ट्रेप्टोमोनास के कुछ बैक्टीरिया हैं, ये क्या करते हैं? ये भूमि को क्या करते हैं? सॉइल में क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। एक प्रकार से जो सॉइल होता है उसको फर्टिलाइज बना रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द सॉइल, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर। इसका मतलब है जीवाणु को हम मार रहे हैं या सूक्ष्म जीव को मार रहे हैं बायो, और ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा रहा है, इसलिए कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, ये भी अच्छा काम किया जा रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए ये एक फार्म है, फार्म में मिट्टी है, कुछ इसमें प्लांट्स हल्का हल्का क्या है ग्रो किए हुए हैं। अब क्या होगा, इस प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए लेकिन नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले पाता है। ठीक है, इसको नाइट्रेट के फॉर्म में चाहिए और नाइट्राइट के फॉर्म में चाहिए।
इस बात को याद रखेंगे। राइट, जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं, तो क्या करते हैं, इस सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। इस बैक्टीरिया का काम क्या होता है, इन वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है इसको नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में तोड़ने का काम करता है। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा होता है। तो जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्मजीव हैं जो भूमि की उपजाऊ शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। पौधे नाइट्रोजन को भूमि से नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। किसके थ्रू में? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के फिक्सेशन से ही क्या होता है, ये इस फॉर्म में टूटता है। नाइट्रोजन जल के साथ ऑक्साइडों के रूप में भूमि में पहुंचती है, जो कि सूक्ष्म ऑक्साइड का मतलब क्या है, मतलब कि NO2 और NO3 इस फॉर्म में नाइट्रोजन जल के साथ, ठीक है भैया, मतलब कि वाटर के साथ NO2 और NO3 के फॉर्म में रहते हैं, भूमि में रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव इसे नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देते हैं, जिसे हरे पौधे मिट्टी से क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर है क्या? चलिए, एक शब्द आया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में परिवर्तित होने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण या निष्पीड़न कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है नाइट्रोजन की को यौगिक, यानी इसका मतलब है नाइट्रोजन को NO3 और NO2 में चेंज करना। इसे नाइट्रोजन का यौगिक कहते हैं, इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड, इट मीन्स NO2 एंड NO3 इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा कि किस प्रकार से जो जैव उर्वरक जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, रटना नहीं, समझना है सब चीज़ों को। सूक्ष्म जीव मुख्यतः कौन कौन से हैं? कुछ जीवाणु जैसे कि है साइनोबैक्टीरिया, कॉमन बैक्टीरिया है ना, साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम, नोस्टॉक, ये सब क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। इसको याद रखना 4-5। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम, नोस्टॉक, ये कुछ ऐसे जीवाणु हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका, रोल ऑफ माइक्रोज इन एनर्जी जनरेशन। तो इसी से क्वेश्चन 2019 और 21 में पूछा गया था कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी किया जा रहा है, यदि हाँ तो किस प्रकार से। ठीक है, हाँ बिल्कुल किया जाता है, लेकिन किस प्रकार से। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इफ यस देन व्हाई व्हाट। ठीक है, किस प्रकार से ऐसा होता है। तो जीवधारी की वृद्धि एवं उपज क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सही बात है क्या? हम सभी कहीं ना कहीं एनर्जी के लिए खाना खा रहे हैं, है ना, एनर्जी के लिए हम फूड कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमको पता है कि ऊर्जा जो एनर्जी का जो मेन सोर्स कहाँ है, सन है, सूरज है, यही इसका ऊर्जा का मेन सोर्स है नेचुरल लेवल पर। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली प्रकाश का ऊर्जा 99.8% भाग क्या हो जाती है, टकरा कर चली जाती है, कहीं छू जाती है। इसको हम कहते हैं परिवर्तित हो जाना। क्लियर है क्या? इसका मतलब हमको लगभग क्या बोलते हैं, 6 या फिर 7% हमको क्या मिल रहा है, हमको 7% क्या मिल रहा है, मिलने के लिए केवल हमको 2% हमको क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है हमको। तो 99.8% में से केवल 2% हमको एनर्जी मिल रही है। ठीक है, बाकी आती है आने के लिए। तो केवल 0 to 2% भाग ही पौधे के द्वारा क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को चेंज करते हैं, केमिकल चेंज करते हैं। इतना आपको लोग को पता तो होगा। ठीक है, तो पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यह प्रकाश ऊर्जा जीव भार या जीव मात्रा के रूप में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। विश्व में मानव द्वारा जैव भार या जीवों की ऊर्जा का उपयोग बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है। इसकी अपेक्षाकृत अन्य स्रोत जैसे कि नॉन बायोमास से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग 10 गुना अधिक मात्रा में किया जा रहा है। अब ठीक है भाई, हम समझ आ गया कि जो सन है उससे बहुत हमको एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन उससे ज़्यादा एनर्जी हमको नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो इसका अल्टरनेशन क्या है? तो कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके यूज़ से हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, कितना, 10 गुना अधिक मात्रा में, जिसको हम नॉन बायोमास हम कह रहे हैं। क्लियर है? तो जैव ऊर्जा क्या है, व्हाट इज़ द बायो एनर्जी। ठीक है, अब सूक्ष्म जीव, इसका मतलब बायो है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी।
तो कैसे हम बायो एनर्जी यूज़ करते हैं? तो जैविक स्रोतों के द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? बायो ऊर्जा या जैव ऊर्जा कहते हैं, बायो एनर्जी कहते हैं। देखो, जैविक सोर्स क्या होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। अब क्या समझते हैं आगे? जैव गैस, कभी न कभी इसको बचपन से आप लोग बायोगैस के बारे में पढ़ते आ रहे होंगे कि बायोगैस क्या होता है? जैव गैस को कहते हैं। घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्टों से अनाक्षी सूक्ष्मजीवों द्वारा, यानी कि ऑक्सीजन के ऑप्शंस वाले में काम करने वाले सूक्ष्मजीवों द्वारा संपादित अनाक्षी सूक्ष्मजीवन की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न गैसें, जैसे कि मेथेन, ये देखो मेथेन 50 से 80%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 25 से 35%, हाइड्रोजन 1 to 5%, नाइट्रोजन 2 से 7%, ऑक्सीजन 0 to 1% के मिश्रण से जैव गैसेस को क्या कहते हैं यही आपका बायो एनर्जी है। ये कैसा है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? आपका सन है, लेकिन इसके अल्टरनेट क्या है? तो उसको हम कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। बायोगैस का उत्पादन विशिष्ट जैव गैस डाइजेक्टर के में किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बायोगैस यंत्र कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा बायोगैस यंत्र क्या है? तो बायोगैस यंत्र में जंतुओं अथवा मानव मूत्र एवं गोबर मल, कृषि अपशिष्ट पदार्थ, ग्रामीण व शहरी अपशिष्ट, म्यूनिसिपल अपशिष्ट और जलीय खरपतवार जैसे कि साल्विनिया, जलकुंभी आदि को अकेले अथवा मिश्रित अवस्था में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन के अपशिष्ट में। इन द बायो गैस प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन यूरिन एंड ड्यूरिंग डंग फेसेस, एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड मटेरियल, रूरल एंड अर्बन वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, aquatic weeds like salvia, water and hyacinth and its are used singly on or in mixed form। ये है बायोगैस संयंत्र। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया पार्ट 1 और पार्ट के थ्रू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 11 में। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो का आपको PDF कहाँ मिलेगा? आपका PDF मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जाकर ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर जो PDF है मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके इसको रिविजन कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक कहाँ पर मिलेगा? मेरे CG बोर्ड प्रिपरेशन, ये जो आपका जो वीडियो देख रहे हैं उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, जाकर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, PDF को डाउनलोड कीजिए। चलिए, उसके अलावा है मेरे एक व्हाट्सअप चैनल है CG बोर्ड प्रिपरेशन करके, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहाँ पर टेलीग्राम का चैनल होगा वहाँ उसके बगल में होगा, तो आप जाकर वहाँ फॉलो कर लेंगे। वीडियो का लिंक वहाँ पर सेंड करते रहता है, तो आपकी जानकारी मिल सके। अगर आप मेरे चैनल को सर्च कर रहे हैं तो आप सर्च करेंगे @CG बोर्ड प्रिपरेशन बिना कोई स्पेस के, आपको चैनल डायरेक्ट मिल जाएगा। थैंक यू। नवोद बुक 12th बायोलॉजी। मिलते हैं चैप्टर नंबर 11 में, तब तक के लिए थैंक यू।